पर जहाँ पूरा देश भी इस टाइम पर हेल्थ की परेशानी से जूझ रहा है ना। कुछ काम वगैरह बहुत सारे परिवार के लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी बहुत सारे लोग जूझ रहे होंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग स्वस्थ होंगे, परिवार में सब कुशल मंगल चल रहा होगा, सब बढ़िया चल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यस सर। और अगर कोई छोटी मोटी परेशानी भी हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवारों को ईश्वर बहुत ताकत दे, बहुत सक्षम आपको बनाए, और इस समय के मतलब इस टाइम पर आप सभी लोगों को बहुत सारी हिम्मत दे, ताकि आप लोग पॉजिटिवली इस समय को इस्तेमाल कर सके, इस टाइम को पॉजिटिवली यूज कर सके। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। यस सर। बहुत सारे लोग तो इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे आज के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो मुझे जानते होंगे, बाय फेस जानते होंगे, जी। या कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे देखा भी होगा, है ना। यस मुझे सर। तो नहीं मालूम, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला आज भूपेंद्र से बात कर रहा हूँ, क्योंकि केवल भूपेंद्र की आवाज़ आ रही है, बाकी लोगों की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि म्यूट करके रखा हुआ है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानता हूँ। यस सर। पर आज जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, इस 30 मिनट 45 मिनट के अंदर में, मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप सभी लोग उन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से मेरे साथ में प्रेजेंट रहे, क्योंकि मैं कोई आज आपको कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं देने वाला हूँ। मैं जस्ट अपन मतलब मैं बात करूंगा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम जब स्टार्ट किया तो मेरी स्टार्टिंग कैसी रही। आज आप लोग जानते हैं कि नीरज नारायण दुंदुभी सर, है ना, जो कि आज एमपी के टॉप सीनियरों में जिनकी नाम आता है, कंपनी के टॉप सीनियर है, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास इनकम कर लेते हैं, है ना। तो क्या सबसे बड़ी सवाल मन में आता होगा कि यार ये 1.5 लाख रुपए इनकम कर लेते हैं, ये कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या ये जिस दिन ज्वाइन किए थे उस दिन भी ऐसे ही थे, या कोई भगवान की आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गया था ये जो 1.5 लाख रुपए तक ही आ गए। ऐसा क्या इनके जीवन में हुआ, या ऐसा क्या ये खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या जिंदगी में इन्होंने ऐसा चमत्कार किया जिसके कारण ये वहां तक पहुंच गए। बहुत यस सारे सर। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आते थे, क्योंकि मैं सोचता था कि जो लोग आज काफी बड़ी पोजीशन पर हैं डेफिनेटली वो उस काबिल होंगे, या पहले से बहुत पढ़े लिखे होंगे, या बहुत क्वालिफाइड होंगे, ऐसा मैं सोचता था। थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। यस सर। शुरुआत करना चाहूँगा मेरे नाम से ही। मेरा नाम नीरज दुंदुभी है। मैं रहने वाला इटारसी के पास एक सोना सावरी गाँव है। इटारसी के पास एक सोना सावरी गाँव, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। परिवार में पापा और मम्मी के साथ साथ हम 4 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में। मेरे से छोटे 3 भाई हैं मेरे। यस हम सर। मतलब 4 भाई हैं सगे। और शुरुआत से ही जो शिक्षा हुई है वो सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें मेरी सारी शिक्षा हुई है। जो कि बहुत सारे लोग आप लोगों से जिनसे मैं कनेक्ट हूँ वो सारे लोग भी उसमें, कई सारे लोग पढ़े होंगे सरस्वती स्कूल में। यस तो सर। मैं सरस्वती स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। हिंदी मीडियम स्कूल रहा है। और पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो मैं पढ़ाई लिखाई में शुरुआत से ही बहुत अच्छा नहीं रहा, है ना। मतलब पढ़ाई लिखाई में मेरी रुचि बहुत कम ही थी शुरुआती दिनों से ही। जब से मैंने मतलब जीवन में कदम रखा है तब से पढ़ाई लिखाई में मेरी रुचि शुरुआत से ही कम रही है। यस तो सर। अगर मैं परसेंटेज भी कई सारी बार बताया भी है, ट्रेनिंग में भी बताया है। बीच में मेरी मार्कशीट भी गुम हो गई थी, लेकिन अभी जस्ट कुछ दिनों पहले मिली है। एक थाने में रखी हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम फॉरेन जाते हैं तो उसकी वो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाते हैं, शायद मैं इटारसी में भूल गया था, तो वहाँ प्राप्त हुई मेरे पापा जी को। तो मैं अगर मेरी परसेंटेज अगर आप लोगों को बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। मैंने 9th में 37% से 9th पास आउट की। जो 10th की एग्जाम होती है, शुरुआत से एक बहुत बड़ा बताया गया कि जब मैं 10th में आया था तो सभी लोगों ने बताया था कि यार बहुत बड़ा
पढ़ाई लिखाई होती है, एमपी बोर्ड होती है, इसके पेपर यहाँ चेक नहीं होते, बाहर चेक होते हैं, बाहर से पेपर आते हैं। तो पहले से डरा हुआ था और कई सारे लोगों को देखा था कि 10th क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। यस सर। तो जब मैंने पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया तो मेरे से भी 10th में मैं पढ़ाई लिखाई प्रॉपर नहीं कर पाया, देन 10th क्वालिफाई नहीं कर पाया। पिताजी ने हिम्मत दी और दोबारा मुझे 10th करने के लिए प्रेरित किया और मैंने दोबारा 10th की पढ़ाई लिखाई की, तो 50% से मैं पास आउट हो गया। फिर आया 11वीं का समय, तो 11th में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बहुत सारे लोग, क्योंकि 11th में हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि हम मैथमेटिक्स लें, बायो लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, कौन सा सब्जेक्ट लें हमें। चूंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, कमज़ोर सा था, और उस टाइम पर मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन से सब्जेक्ट में क्या बनते हैं, ये भी चीज़ें पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बताए जितने स्कूल के सब टॉपर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो सारे के सारे लोग जो थे वो मैथमेटिक्स में जा रहे थे। जिन्हें डॉक्टर बनना था वो बायो फील्ड में जा रहे थे। और जब मैं देख रहा था कि यार इतने पढ़े लिखे लोग जब इस फील्डों में जा रहे हैं, जो कि मेरे बस की बात ही नहीं है। डॉक्टर मेरा माइंड में पहले से था कि वो मैं बन ही नहीं पाऊंगा, पहले से माइंड में ऐसा लगता था कि इतनी मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने कभी मैथमेटिक्स, क्योंकि इंजीनियर बनना है तो वो वहां तक मैं पहुंचूंगा नहीं, और बायो में मैं डॉक्टर बन नहीं पाऊंगा, तो वो मैंने कभी सोचा नहीं। फाइनली मेरे बहुत सारे दोस्त कॉमर्स में जा रहे थे, तो मैंने कॉमर्स ले लिया, और इसके नीचे कोई सब्जेक्ट हमारे स्कूल में था भी नहीं, तो कॉमर्स में मैंने पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया। अच्छा, कॉमर्स में मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि मैं इसमें बनूंगा क्या, इसमें मेरा भविष्य कहाँ जाएगा, यस सर। मैं जिंदगी में क्या आगे बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, ये मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था। तो कॉमर्स ले लिया। 11th में 56% मैंने कॉमर्स में बनाया, 12th में 63% बनाया, और ऐसे करके मैंने 12वीं पास कर ली। अच्छा, जब मैं 10th पास आउट नहीं हो पाया था, 10th में जब मैं फेल हो गया था, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां लग जाती हैं तो क्या करेंगे। तो उस टाइम पर मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं घर पे ना रहूं, क्योंकि फ्री टाइम अगर रहेंगे तो दिमाग में कुछ भी ख्याल पॉजिटिव तो आता नहीं है, नेगेटिव ही विचार आता है। यस सर। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि जब खेत होता है, खेत में अगर अपन जानबूझकर कोई अच्छा नहीं बोएंगे तो अनजाने में उसमें कुछ बुरा ही उगता है। जी। तो इसी प्रकार दिमाग का भी हमारे साथ होता है कि अगर हम दिमाग में जानबूझकर कुछ अगर अच्छा नहीं डालेंगे तो अनजाने में उसमें बुरी चीज ही आना है, और हम अनजाने में गलत चीजों की संगत में पड़ जाएंगे। तो पिताजी चाहते थे कि मैं कुछ काम करूं, तो उस टाइम पर कुछ काम समझ नहीं आया, तो मोहल्ले का एक लड़का, एक यूनिक इलेक्ट्रिकल्स नाम की एक शॉप थी, वहां पर काम करने के लिए जाया करता था। तो मैंने भी ज्यादा लोड नहीं लिया, मैंने सोचा उसके साथ में मैं इलेक्ट्रिक की दुकान पर जाकर काम सीखूंगा, यस सर। क्योंकि पापा चाहते थे कि मुझे कुछ काम करना है। अच्छा, मैं नहीं चाहता था ये, और तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मैं यूनिक इलेक्ट्रिकल पर जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 10th में जब मैं एक साल पढ़ाई लिखाई में पास आउट नहीं हो पाया था, तो उस साल मैंने काम किया। फिर दूसरी बार जब 10th पास आउट किया था, जब काम किया, 11th में काम किया, देन 12th में मैं क्या हुआ, जब पास आउट हुआ था तो मैं इंदौर के लिए चला गया था गर्मी की छुट्टियों में। मुझे चूंकि जब मैंने 12th पास आउट कर लिया था, तो 12वीं के बाद मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करूं, अपने शहर में पढ़ाई लिखाई ना करूं। यस सर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने जब 10th पास आउट नहीं हो पाया था, तो 11th की गर्मी की छुट्टी तक मैंने गर्मी की छुट्टियों में पंखे की दुकान पर जाकर काम किया, इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर जाकर काम किया, जहाँ पर पंखा सुधारना, कूलर सुधारना, ये सारी चीजें वहाँ पर काम होता था। तो मैं वहां जाके काम किया, बहुत छोटी सी दुकान थी वो, और उसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे। साइकिल से जाया करता था, और सुबह 9 बजे जाता था और शाम को 8-9 बजे के आसपास घर आता था। यस कई सर। बार ऐसा भी हुआ जिंदगी में कि मन नहीं होता था जाने के लिए, घर पे भी रुक एड हो जाता ना। था। जी हेलो, जी। क्या? जी सर। हेलो, कौन बोल रहा है बीच में? गंभीर जी, आप बात कर रहे हो क्या? सर वो डिस्कनेक्ट हो गए थे ना हम लोग, इसलिए। अच्छा ठीक है, म्यूट कर लूँ। यस। जी सर बोलिए सर, कंटिन्यू। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ ऐसा समय था भूपेंद्र भाई जी कि जब मैं कहा था, थोड़ा मुझे एक बार वापस से रिवाइज सर, करना। 11th में आपने बोला था कि पंखे की दुकान पर मैं काम करता था, फिर 12th में आपने इंदौर के लिए प्लान कर रहे थे।
मैं इंदौर के लिए प्लान कर रहा था। अच्छा, जी। इस बीच में मैंने ये बताया था कि मैं जब जो पंखे की दुकान पर जब मैं काम करता था ना, तो उसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे। जी वो सर। मैं केवल सीखने के लिए कर रहा था, तो वो मुझे पैसे नहीं देते थे। तो मैं सुबह निकलता था। अच्छा, कई दफे ऐसा भी हुआ जिंदगी में, तो उसको क्या हम करोगे? कोई भी काम जब दोनों चल शुरुआत रहा कर हम म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जो भी है म्यूट कर लो। तो क्या होता था कि जब मैं काम करता था ना वहां पर, जी सर। कई दफे ऐसा होता है कि हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम भी जानते हैं कि हम एक काम को कंटिन्यू कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि हर इंसान के अंदर में आलस है ना। आलस भी आता है, कई बार मस्ती करने का भी मन करता है, कई बार हॉलीडेज मनाने का मन करता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब मैं मुझे याद आता है वो वक्त कि वो टाइम पर जब मैं काम के लिए कई बार मेरा मन करता था कि आज मुझे नहीं जाना यार, आज मुझे घर पर ही रहना है ना। तो जब मैं जिस दिन ऐसा सोचता था और उस दिन घर पे रह जाता था, तो उस दिन मेरे पिताजी से मेरा सामना होता था। हम्म। एक्चुअली वो चीज मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि वो चीजों से मुझे सीखने का मौका मिला जिंदगी में। तो पिताजी का सामना होता था, तो पिताजी मुझे पूछते थे कि क्यों नहीं गए आज, और फिर मुझे उसका बहुत सारे जवाब देने पड़ते थे। तो इसलिए मैं जिंदगी में सोचा कि यार कुछ भी हो, घर पे नहीं रुकना है मुझे, क्योंकि पिताजी का सामना होगा, फिर पिताजी मुझे 36 बात पूछेंगे कि यार तुम क्यों नहीं गए, काम पे जाना चाहिए, घर पर भी क्या कर रहे हो, तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, यस ये सर। जो समय होता है ना, ये जो समय होता है कि अपन नहीं जाते या कोई चीज को टालने की कोशिश करते हैं, तो वो केवल थोड़ी देर का ही समय होता है। हम जब चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा काम में मन लग जाता है और सब ठीक ठाक हो जाता है। यस सर। वो चीज मुझे वहां समझ में आना स्टार्ट हुई कि किसी दिन कई बार ऐसा हुआ कि मन मार के मैं गया, बट 1-2 घंटे के करीब में थोड़ा मन नहीं लगा, लेकिन उसके बाद पूरा दिन बढ़िया गया। ये मुझे सीखने का मौका मिला कि कोई भी चीज में जब मन नहीं लगता है तब करने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ा कड़ा मन कर लेना चाहिए, इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए और काम को कर ही लेना चाहिए। काम कर लेने से ये होता है कि 1-2 घंटे के आसपास थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके अगर आप कर लोगे तो उसका पूरा दिन बेहतर हो जाता है। अब मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को देखता हूँ कि कई बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की मन नहीं करता है कि मैं ट्रेनिंग में जाऊं, कई बार उसका मन नहीं करता है कि मैं प्रोग्राम में जाऊं, है ना, क्योंकि उसको आलस आ जाता है या कई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं या कोई छोटा मोटा हेल्थ का इशू आ जाता है और उसमें वो अपने माइंड में ही उसको बड़ा कर लेता है। यस तो सर। उस टाइम पर मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा, कई कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि कई बार उसको कोई तकलीफ थी या उसका मन नहीं था, लेकिन किसी सीनियर ने लेके चला गया और उसके बाद उसको काफी अच्छा लगा वहां जाने के बाद। ऐसा कई दफे हमारे साथ होता है। यस सर। तो ये चीजें मुझे वहां छूट, जब मैं बिजनेस में नहीं आया था तभी मुझे वहां चीज समझ में आई थी कि यार ये मुझे करना चाहिए, या मुझे घर पे रहने के बजाय मुझे फील्ड पे निकलना चाहिए। तो वो चीज मैं करा। देन 12th में जब मैं इंदौर के लिए निकल रहा था, जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए अब बाहर निकलना है, तो कहाँ जाऊंगा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्या करूंगा। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि 12वीं के बाद करते क्या है, भाई कॉमर्स बैकग्राउंड में हम क्या बनेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायो सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो, मेडिकल फील्डों में जा सकते हो, है ना, या मेडिकल खोल सकते हो या एमआर बन सकते हो, ये सारी चीजें मेडिकल फील्डों में पता चल जाती है। लेकिन कॉमर्स में हम क्या बनेंगे ना कभी किसी टीचर ने बताया, और मेरे दोस्त लोग ऐसे थे ही नहीं जो मुझे इस टाइप की कभी नॉलेज देते। तो जो भी था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन जिंदगी का इत्तेफाक देखिए, एक स्वप्निल पेठे नाम का मेरा दोस्त था जिसने मेरे घर आया, उसके साथ और भी 2 दोस्त थे मेरे, वो भी साथ में आए। देन उनसे मेरी चर्चा हुई, ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, तो ऐसे ही चर्चा हो गई कि यार क्या करने का प्लान है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या करने का प्लान है, तो बोला हम तो इंदौर जाए, इंदौर में जाकर पढ़ाई लिखाई करने की हमारा प्लान है। यस। मैंने पूछा कि इंदौर में क्या करोगे, क्योंकि मेरे क्लासमेट थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इंदौर में जाके कौन सी पढ़ाई लिखाई करोगे, तो उन्होंने कहा बीबीए करेंगे। मैंने ही पूछा ये बीबीए क्या होता है, तो उन्हीं लोगों से मुझे पहली बार जिंदगी में पता चला कि बीबीए बीबीए नाम की भी एक पढ़ाई लिखाई होती है, जी सर। जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो पढ़ाई लिखाई अगर हम कर लेते हैं तो किसी फील्ड में हम मैनेजर टाइप का कोई इंसान में कोई पोस्ट पे हम जा सकते हैं। यस ये सर। मुझे वहां पता चला। तो इस तरीके से मैं इंदौर मेरा आना हुआ। इसमें भी बहुत सारी कहानी है कि शुरुआत में मेरे दोस्तों ने, जब मैं इंदौर जाना स्टार्ट हुआ तो उसमें मेरा साथ छोड़ दिया, है ना। देन रहने को लेकर काफी प्रॉब्लम आई। अच्छा, जानकारी के लिए बताऊं कि ये बहुत कठिन था। यस सर। मतलब मैं 18 साल एक अपने परिवार में रहा। मेरे परिवार में ऐसी कंडीशन थी कि मैं कभी 6 बजे के बाद कभी मार्केट नहीं निकला अपनी लाइफ में। शाम को 6 बजे के बाद कभी मार्केट नहीं निकला। मेरी परिवार में अगर मैं कोई टाइम देकर गया हूँ कि पापा मैं 3 बजे जा रहा हूँ, और 5, मेरे पापा से अगर मैं बोलकर गया हूँ या मम्मी से बोलकर गया हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, इतने बजे तक आ जाऊंगा, तो उतने बजे तक मुझे आना ही है हर अच्छे हाल में।
मैं मेरे सारे दोस्त लोगों को मैं देखता था कि वो कभी मतलब पिकनिक के लिए कहीं निकल जाते थे, लेकिन मेरे परिवार ने कभी मुझे परमिशन नहीं दी पिकनिक पर जाए। यस। मेरे परिवार ने कभी मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं दी कि आपको रात में अपने दोस्तों की बर्थडे में जाना है, कोई मस्ती करने के लिए जाना है, या किसी के घर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना है। ये मेरे परिवार से मुझे कभी परमिशन मिली ही नहीं। मतलब शाम को 6 बजे के बाद घर होना मतलब घर होना, इसके बाद आप कहीं नहीं जाओगे। तो ये परिवार से इस टाइप का माहौल शुरुआत से रहा। तो यस सर। इसका कारण क्या रहा कि मैं ज़्यादा घूमा फिरा नहीं, मतलब मेरा केवल काम ये रहता था, सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, फिर कोचिंग जाना है, कोचिंग से आना है, उसके बाद घर पर ही रहना है। तो इस टाइप का मैं बच्चा, पहली बार ना मैंने कभी कपड़े धोए, ना मैंने कभी खाना बनाया, ना मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन पहली बार मुझे जब इंदौर जाने की बात आई, तो सबसे बड़ा टेंशन ये था कि चलो मैं इस परिवार से मैं बहुत दूर हो जाऊंगा। आप लोगों ने उस टाइम पर एक पिक्चर भी देखी होगी कि तारे जमी पर करके एक पिक्चर आई थी। यस सर। उसमें भी वो बताता है कि धीरे धीरे करके वो बच्चा अपने परिवार से कटते चला जाता है। यस सर। तो मैं भी कहीं, जब मैं इंदौर में जब गया जाने के लिए रेडी हुआ, तो मन में ये विचार आते थे कि कैसे खाना बनाऊंगा, क्या खाऊंगा, कैसे इतने बड़े शहर में अकेला रहूंगा। आज तक तो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी माँ बाप होते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो कपड़े भी खुद ही धोने, खाना भी खुद ही बनाना है, बर्तन भी खुद ही धोने हैं, साफ सफाई भी खुद ही करना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँगा। यस वो सर। एक बहुत बड़ा सवाल था मन में, और क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी और ज़िंदगी में ये सारे काम कभी किए नहीं, जी। और फिर भी मैं गया इंदौर में। और सुबह उठता था, 6 बजे के आसपास उठता था, 8 बजे मेरा कॉलेज लग जाता था, तो मैं कॉलेज के लिए निकलता था 8 बजे। 8 बजे पहुंचता था कॉलेज, 11:30 के आसपास मेरी छुट्टी हो जाती थी, देन मैं वापस आ जाता था। शाम के टाइम में थोड़ा बहुत कोचिंग जाता था, फिर आ जाता था। जी। जब मैं इंदौर गया तो मुझे जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, आप सब लोग जानते होंगे, इंदौर में हमारा कई बार प्रोग्राम हुआ है मंगल रेजिडेंसी। यस सर। उसी के सामने मतलब बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में मेरा कॉलेज रहा है, गुजराती प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जी सर। जहाँ मैंने अपनी शिक्षा मतलब पाने की कोशिश की। तो जब मैं इंदौर में पढ़ाई लिखाई करने के लिए गया था गुजराती में, बीबीए का फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ का माहौल एकदम अलग माहौल था। मतलब इटारसी एक छोटी सी गांव जैसा है, लेकिन जब मैं इंदौर गया तो वो एक मिनी बॉम्बे है। यस। वहाँ के लोगों की कपड़े पहनने का तरीका, वहाँ के लोगों का रहने का तरीका, वहाँ के लोग जितनी फ्रैंक थे उतना फ्रैंक तो पूरा शहर नहीं था मेरा। जैसे मैं यस जब सर। पहली बार इंदौर गया था तो मुझे याद आता है कि हम अपने स्कूल में जब किसी एक कोने में इस दीवार के कोने पर अगर हम बैठे हैं, तो दूसरी दीवार के कोने पर लड़कियां बैठती थी। यस सर। ये मेरे स्कूल में था। लेकिन जब मैं इंदौर गया तो मैं देख रहा हूँ कि एक ही बेंच पर लड़का और लड़की दोनों बैठे हुए हैं, है ना। हम लोगों की हम लोगों की यहाँ तहसील में तो ऊपर से नीचे तक प्रॉपर कपड़े लोग पहनते हैं, बट इंदौर में देखा कि उस टाइप से तो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर उन लोगों का है ना। हमने जिंदगी में कभी ट्रैफिक सिग्नल वगैरह सब इटारसी शहर में देखा ही नहीं, वो तो पिक्चरों में ही देखते थे। लेकिन यस सर। पहली बार हमने इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल जैसी चीजें देखी, शॉपिंग मॉल जैसी चीजें देखी। तो वो सब चीजें देखने के बाद में दिमाग हिल गया कि यार बहुत बड़े शहर में आ गया हूँ, और इस शहर में अपने आप को कैसे मैनेज करूंगा। मुझे याद है कि 18-19 साल उस टाइम उम्र होगा मेरा, 18 साल के आसपास। तो इंदौर में सुबह निकलता था कॉलेज के लिए सुबह, और 11 बजे 11:30 बजे के आसपास वहाँ से छूट जाता था। तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए जब मैं गया था तो मुझे याद है कि मेरे चेहरे पर मतलब बहुत पिंपल्स थे उस टाइम। चेहरे पर इतने पिंपल्स थे, और ऊपर से कपड़े ठीक ठाक नहीं थे। मेरे पिताजी जो थे वो मुझे याद है मुझे कि 2,000 रुपये के आसपास मेरे महीने का खर्चा मुझे भेजते थे। पापा के बारे में बताऊं कि पापा की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, है ना, छोटे मोटे बिल्डर ही रहे मेरे पापा। तो 2,000 रुपये के आसपास भेजते थे। अच्छा, ये भी बता दूं कि 10th में जब मैं फेल हुआ तो मेरा भाई 9th से 10th में आया, और मैं 10th से 10th में ही रह गया। तो दोनों भाई 10th में रहे, 11th दोनों ने साथ में पास की, 12th दोनों ने साथ में पास की। तो कॉलेज भी दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किया। जब मैंने इंदौर ज्वाइन किया तो उसने भोपाल ज्वाइन किया, सुशांत ने। जी सर। उसने फार्मेसी ज्वाइन किया, मैंने बीबीए ज्वाइन किया। तो दोनों यस इसका सर। लोड ये हुआ, इस चीज का लोड क्या हुआ कि मेरे पिताजी के ऊपर भारी लोड पड़ा कि मेरे भाई की फीस देनी है 70,000 रुपये, मेरी फीस देनी है 13,300 रुपये, उसका 2,000 रुपये महीने का खर्चा देना है, मेरा 2,000 महीने का खर्चा देना है। यस तो सर। वो एक नॉर्मल परिवार के लिए बहुत बड़ा कठिन काम हो जाता है। लेकिन पापा ने मुझे 2,000 रुपये दिए, जिसमें मुझे अपना रूम रेंट भी मैनेज करना था,
मेरे खाने पीने का भी हिसाब किताब सब मैनेज करना था, और इंदौर जैसे शहर में अपने आप को ठीक ठाक मेंटेन भी करके रखना था। तो जी जानकारी सर। के लिए बताऊं कि मेरा 700 रुपये रूम रेंट होता था, 700 रुपये के आसपास में खाने पीने में खर्चा कर देता था। बाकी हेलो। 300 रुपये जी सर। कॉलेज 300 रुपये कॉलेज आने जाने में लग जाते थे मेरे, मतलब 5 रुपये जाना 5 रुपये आना करके 10 रुपये डेली 30 दिन का 300 रुपये। जी सर। बाकी बचता था 300 रुपये, जिसमें मुझे अपनी कभी साबुन खत्म हो जाएगा, कभी तेल खत्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ता था। यस सर। तो इस तरीके से मैं शुरुआती दिन वहाँ पर इंदौर में बिता रहा था। तो कुछ नई चीज़ें खरीदने का मौका नहीं मिल पाता था, मतलब जो परिवार से मिला कपड़े वगैरह जो लेकर आया था वही सारी चीज़ें पहननी होती थी, और अपने दोस्तों के मतलब जो कॉलेज में जब मैं गया था तो उन लोगों के सामने मुझे नॉर्मली रहना पड़ता था, क्योंकि सारी चीज़ें थी नहीं। अच्छा, उस ज़माने में जब मैं इंदौर में जब कॉलेज में जब जाता था तो मेरे पास में अच्छा बैग भी नहीं था, मतलब दोनों साइड टांगने वाला बैग हुआ करता था। और मुझे याद आता है कि उस टाइम कॉलेज में साइडर जो बैग होते थे ना, एक साइड में टांगने वाले, यस उस सर। टाइम की ज़माना था वो कि एक साइड में लोग बैग टांगते थे, लेकिन मेरे पास उस टाइम पर एक अच्छा बैग भी नहीं हुआ करता था। यस सर। दोनों साइड का बैग टांग के जाता था, लेकिन जब मैं शुरुआत में गया तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद फिर मैंने क्या हुआ कि वो बैग टांगना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। दोस्तों के या बाकी लोग देखेंगे तो मुझे सोचेंगे कि गाँव से आया है, पता नहीं कौन से गाँव से आया है। और उस टाइम नैरो बॉटम की ज़माना था, तो मैं बेल बॉटम वाला जीन्स पहनता था। तो वो जी। सब चीज़ें देखकर ना अपने अंदर में ही मतलब एक हीन भावना आती थी कि यार मैं ना मैं जो हूँ वो ज़माने के हिसाब से कदम मिला के कहीं न कहीं नहीं चल रहा हूँ, मैं पीछे हूँ लोगों से। तो इस कारण क्या होता था कि कॉलेज में मैं कभी भी कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंस के साथ बैठ ही नहीं पाया, सबसे लास्ट वाली बेंच पर जाके बैठता था। क्या-क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़, चेहरे पे पिंपल बहुत, दूसरी चीज़ कपड़े ठीक-ठाक नहीं, ऊपर से एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर। तो ये सब चीज़ें होने के कारण कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियाँ उड़ी पड़ी थी उस टाइम मेरा। यस सर। और सारा कुछ इंग्लिश होने के कारण क्या हुआ कि मैं प्रॉपर पढ़ाई लिखाई भी ठीक से कर नहीं पाता था, और कुछ पूछने में भी कॉलेज में डरता था। वो जो समझा देते थे उसी को मानकर और फाइनली में आ जाया करता था। अब हुआ यूँ कि एग्ज़ाम की टाइम आया, दिसंबर महीने में मेरे एग्ज़ाम रहे। यस सर। तो आप लोगों ने सुना होगा, एक सॉफ्ट विजन करके कॉलेज है वहाँ इंदौर में, सॉफ्ट। जी मेघदूत सर। के आसपास में। हाँ, सयाजी जी के आसपास में मेघदूत है, मेघदूत के पास में सॉफ्ट विजन कॉलेज है। वहाँ मेरे एग्जामिनेशन हुए, फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब पहले सेमेस्टर का, क्योंकि अभी तो सेमेस्टर वाइज नहीं रहा, लेकिन पहले सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता था। तो पहले सेमेस्टर में जब मैंने एग्जामिनेशन दिया, और एग्जामिनेशन देने के बाद, अच्छा, जब मैंने एग्जामिनेशन दिया इससे पहले क्या हुआ था कि सुशांत सर का नाम आप सभी लोग जानते होंगे ऑलरेडी। यस सर। वो एक एक कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके थे, और थोड़ा बहुत उनकी चेक भी आता था, कभी 1400 रुपये, कभी 1500 रुपये, कभी 2000 रुपये के आसपास कुछ वो चेक कमा लेते थे उस टाइम। और उनके साथ साथ योगेंद्र सर भी काम करते थे, जी सर। और जब वो काम करते थे तो उन्होंने घर पर कभी भी नहीं बताया था कि मैं कोई काम करता हूँ। तो चुपके से काम करते थे, और चेक जो आता था वो हमारे घर के एड्रेस पर आता था, मतलब भोपाल में नहीं आता था, वो इटारसी में आता था। तो पापा उसको रिसीव करते थे। पापा बोलते थे, कई बार उसको पूछा सुशांत को, पापा ने कई बार सुशांत से पूछा कि ये चेक जैसा कुछ आया है ये कहाँ से आया, तो वो झूठ बोलता था पापा को। और वो झूठ में ये बोलता था कि ये चेक जो है पापा अच्छी पढ़ाई लिखाई करने पर हमारे कॉलेज वाले दे देते हैं। मेरी बातें शायद सब लोगों यस को सर। समझ में आ यस रही होगी सर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। मैटर ऐसा था कि मेरा भाई का जब इनकम आता था तो पापा ये समझते थे कि उसने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है इसलिए इसका इनकम आया है, जबकि ऐसा था नहीं। यस सर। वो तो चेक कंपनी में काम करने पे चेक बन जाता है। तो इस चीज़ में क्या होता था कि पापा ये समझते थे कि वो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर रहा है और ऊपर से कुछ कमाई कर रहा है। पहले से ही उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी और उसका इंप्रेशन भी घर में अच्छा था, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर था, इंप्रेशन भी अच्छा नहीं था, ऊपर से कमज़ोर भी था। और इंदौर में जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं पहले साल में ईयर बैग भी मेरा हो गया, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया। सर आपकी आवाज बीबीए थोड़ी कम करना आ भी रही है, आवाज कट के आ रही है। मैं अभी आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब थोड़ी सी। हाँ, तो ये हुआ कि जब मैंने कॉलेज में जब एडमिशन लिया था तो इसके बाद ऐसा हुआ कि हेलो, आ रही है आवाज़? कम मतलब आ रही, फिर थोड़ी कभी कम हो जाती है, शायद ऐसा कुछ हो रहा है। अभी आ रही है, देखो। जी। हाँ जी।
सर मैं बोल रहा था भूपेंद्र सर कि एक बार सर देख लीजिए सर कौन कौन सर कोई ऐड मतलब पिछले कॉल कट तो नहीं हो गया है सर। अच्छा, सभी लोग ऐड है ना, जिसके कोई काम कनेक्ट बिल्कुल। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है? यस सर, सभी लोग ऐड हैं। सभी लोग ऐड है। जी सर बोलिए सर एड आप। है सर सभी। जी, सब लोग म्यूट कर लीजिए। बोलिए सर। तो जी सर। तुम सभी लोगों को प्रॉपर समझ में तो आ रहा है ना? मतलब ऐसा हाँ। तो नहीं कि चीजें समझ में नहीं आ रही है? नहीं, आ रही सर, आ रही। आ रही है ना सब चीजें ठीक ठाक? जी सर। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी हाँ? सर। हाँ सब लोग म्यूट क्या कर बोला? कुछ बोल रहे हैं? कोई सफदर क्या सफदर बोला? तुमने कुछ बोला है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला है, आप शुरू कीजिए। तुम्हें समझ में आ रहा है ना सभी? हाँ सर। जी सर। जी सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैटर ये था, मतलब घर की कंडीशन, मतलब सुशांत भाई की कंडीशन ऐसी थी, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 2009 में काम स्टार्ट कर दिया। जी और सर। कुछ चेक भी आने लग गया घर पर, कुछ चेक भी आने लग गया घर पर। और चेक आने लग गया तो वो पापा उसको पूछते थे कि ये किस चीज़ की चेक है, तो वो बोला करता था कि मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई किया हूँ तो इसलिए कॉलेज से मुझे चेक मिलता है अच्छी पढ़ाई लिखाई करने पर। जी तो इसका प्रेशर ये हुआ कि उसने वहाँ झूठ बोला, तो इसकी प्रेशर मेरे ऊपर आया कि बेटा तेरे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई लिखाई करने पर चेक नहीं मिलता है क्या? जी सर। या तू अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करता क्या? तो फाइनली ऐसा हुआ कि जब मेरा एग्जामिनेशन हुए तो मेरा ईयर बैक हो गया। और ईयर बैक हो गया तो उल्टा ये हो गया कि पहली चीज वो फार्मेसी की पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ऊपर से पास हो गया और उसको कुछ कुछ इनकम भी आने लग गया। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं फेल भी हो गया, कुछ कमाता भी नहीं हूँ और पीछे रह जा रहा हूँ। तब तो सुशांत ने बोला पापा एक काम करते हैं, भैया को एक कोर्स करवा देते हैं। तो वो जो कंपनी में काम करता था उसमें कंप्यूटर कोर्स करके कोई कोर्स था, तो वो कोर्स कर मतलब कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए कोई कंप्यूटर कोर्स का कराना पड़ता था। तो उसने पापा को बताया नहीं और उसने बोला पापा एक काम करते हैं, चूंकि पापा उसकी बात मानते थे, तो पापा को बोला पापा अपन भैया को ये कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, तो गर्मी की छुट्टी में चूंकि इसका ईयर बैक हो गया तो ये तो कुछ करेगा नहीं, तो इस टाइम पर कम से कम कंप्यूटर कोर्स ही कर लेगा तो इसको आने वाले समय में फायदा मिल जाएगा। यस सर। तो पापा ने बोला ठीक है इसको ऐसा करवा देते हैं। तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ कि पापा ने मुझे पैसे दिए और फाइनली मेरा भी कंपनी में सुशांत ने एडमिशन करवा दिया। अरे ये बीच में क्या हो गया? हेलो ये हेलो, जी सर। थोड़ा बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ये किसका मोबाइल बोल रहा है? कौन ऐड कर रहा है? उसको म्यूट करने के लिए बोलो ना। जिसका भी मोबाइल बज उसको रहा है म्यूट भाई, कर। ये म्यूट कर लो, म्यूट। भाई किसी का मोबाइल को ऐड मत करो, कोई बात ये नहीं, मतलब अनम्यूट कोई मत बात करो, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। जिसका भी हो म्यूट कर लो। जी सर। नहीं, चलो हो गया होगा, अनजाने में कोई गलती हो गया होगा। तो मेरे साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा हालत क्या हो रही होगी कि मेरा भाई छोटा वाला पढ़ाई लिखाई में अभी आगे जा रहा है, पैसे कमाने में भी आगे जा रहा है, देन मेरे साथ कंडीशन खराब से भी खराब होते चली जा रही है। जी सर। और मैं जानता हूँ और आप सब लोग भी जानते होंगे कि जब अच्छा अर्निंग, हम पैसा नहीं कमाते, ऊपर से पढ़ाई लिखाई में बेहतर नहीं होते, तो हमारी इज्जत की बैंड बज जाती है घर में। सही और है। यही सब चीजें मेरे साथ भी बीत रही थी। तो इस टाइम पर क्या हुआ, मेरे भाई ने सजेशन दिया कि इसको कंप्यूटर कोर्स करा देते हैं। तो कंप्यूटर कोर्स के नाम पर मेरा एक कंपनी में एडमिशन करा दिया उन्होंने, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। अब मैंने एडमिशन ले लिया तो पहली बात तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब ये काम क्या है, इसको कैसे करना होगा, क्या करना होगा। और मैं इंटरेस्टेड भी इस चीज़ में बिल्कुल ही नहीं था, मतलब मेरा 1% इंटरेस्ट नहीं था, चूंकि मैं बचने के लिए काम में ज्वाइन किया था कि यार घर वाले दुनिया भर की प्रेशर करेंगे, चलो कम से कम कर ही लेता हूँ, यही काम कर लेता हूँ। जी ये सोचकर मैंने क्या किया कि एडमिशन ले लिया। अब ट्रेनिंग पर लेके जाते थे ये लोग, तो सबसे पहले तो वहाँ मेरा परिचय हुआ मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल जी से सन 2009 में, के 9 के लास्ट में, नहीं शुरुआत में ही हुआ था शायद, हाँ शुरुआत में ही हुआ था। तो मतलब प्रमोद राहुल जी से मेरा, मतलब वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसमें हम सब लोगों की मुलाकात हुई, तो वहाँ हमारा परिचय हुआ प्रमोद सर से। उस टाइम प्रमोद सर भी ज्यादा उम्र के नहीं थे, हम लोगों की उम्र के ही थे। और उड़ीसा से यहाँ पर एक पीएनजी कंपनी में नौकरी करने के लिए मंडी द्वीप में आए हुए थे। भोपाल के पास में एक मंडी द्वीप है, वहाँ पर नौकरी करने के लिए वो आए थे। उन्होंने ही सुशांत योगेंद्र सर को ज्वाइन कराया था और उनके माध्यम से फिर मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला।
यस सर। अब ट्रेनिंग होती है भाई, मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास वो ट्रेनिंग करते थे इटारसी में। और उस टाइम पर गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं मतलब जनवरी महीने में, क्योंकि सेमेस्टर खत्म दिसंबर में हुआ था, तो मैं इंदौर में इटारसी आया था, तो ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। जी तो सर। मैं कभी भी ट्रेनिंग के लिए जा नहीं पाया, मैं हमेशा 8-9 बजे के आसपास पहुंचता था। पहली चीज तो ट्रेनिंग शुरुआत में लिया नहीं, ऊपर से ड्रेस कोड वो फॉलो करने के लिए बोलते थे कि फॉर्मल ड्रेस कोड आपको पहनना है, ऊपर से कॉपी पेन का इस्तेमाल आपको करना है, ट्रेनिंग लेना है तो कॉपी पेन लेकर आना है। और इन सब चीजों के खिलाफ में शुरुआत से था, क्योंकि Yes, sir. कॉपी पेन, चूंकि पढ़ाई लिखाई में शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं था और वही चीज ये करने के लिए बोल रहे थे। ऊपर से मॉडर्न जमाना, चूंकि मैं इंदौर गया तो मैं वहाँ मॉडर्न जमाना देख कर आया, टी शर्ट जीन्स ये सारी चीजें देख कर आया, है ना, बिल्कुल लोएस्ट वाला जीन्स और नैरो बॉटम वाला। और ये मुझे बोल रहे हैं आप पैंट शर्ट पहनो, है ना, और जूते पहनो, कौन सा वाला, वो फॉर्मल वाला जिसमें वो बिना लेस वाला, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, 1% पसंद नहीं था वो मुझे। मतलब हम बचपन से जब से पैदा हुए तब से हम स्पोर्ट्स शूज पहन रहे हैं, और आप हमें मतलब ये किसान वाले जूते पहनाओगे, जो कि हम उसको किसान वाला बोलते थे, ये तो किसान लोग पहनते हैं इसको। भाई ये जूते आप हमें पहनाओगे तो हमारे दोस्त हम पर कितना हंसेंगे यार। जी सर। और ये पैंट और शर्ट की जमाना तो मतलब ये तो किसान लोग या नॉर्मल जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो लोग इस टाइप की पैंट और शर्ट पहनते हैं। अरे यंग आदमी तो टी शर्ट और जीन्स पहनता है। अब मैं सर मुझे समझाते हैं कि भाई जीन्स टी शर्ट पहनना बंद करो, फॉर्मल ड्रेस कोड पहनोगे तो तुम्हारा काम बढ़ेगा। और मैं ये बोलता था कि सर आप मुझे मत समझाओ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा समझो। अगर आप जीन्स और टी शर्ट पहनकर अगर मुझे काम करने दोगे जी। तो मेरे दोस्त लोग मेरे से कंफर्टेबल मोटिवेट होंगे। अब मैं पैंट और शर्ट में अगर मेरे दोस्तों के सामने जाऊंगा तो मेरी बात सुनने की बजाय मेरा बेइज्जती करेंगे पहले। सही है सर। तो ऐसा सोचना मेरा था, मैं ऐसा सोचता था, ये मेरी सोच थी। जी सर। लेकिन मुझे बाद में जब मैं लगातार काफी दिनों तक काम किया, है ना, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी लोगों की काम बढ़ रहा है ना, सब लोग काम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ योगेंद्र सर के पास में टीवीएस अपाचे आरटीआर गाड़ी आ गई, है ना, उन्होंने लैपटॉप परचेज कर लिया, उनकी 9,000 रुपये 10,000 रुपये के आसपास हफ्ते का चेक आने लग गया, है ना। ऊपर से ऐसा भी हुआ कि हॉल प्रोग्राम जब वो करते होशंगाबाद में, और जब प्रोग्राम से बाहर जब निकलते तो चारों तरफ लोग उनको घेर के खड़े होते हैं, चारों तरफ। यस सर। और हम दूर से खड़े होकर उनको देखते कि यार हमारे स्कूल में हमसे जूनियर आदमी, और देखो यार क्या जिंदगी इसका हो गया, लोग इससे हाथ मिला रहे हैं, लड़का लड़की आपस में खड़े हुए हैं, लोग इसकी बातें सुनने के लिए कितने ललायत हो जा रहे हैं, ये स्टेज में ट्रेनिंग करता है, इसका वीडियो बनता है, अरे यार क्या जिंदगी हो गई। और थोड़े समय बाद तो ऐसा हुआ कि ये कार भी खरीद ली है योगेंद्र सर, यस सर। 2009 की रिकॉग्निशन में लास्ट में कार भी खरीद ली है, 19 साल की उम्र में कार खरीद डाले उन्होंने, दिमाग हिला दिया सब लोगों का। और हम लोगों से कुछ हो ही नहीं रहा है। हम तो हॉल प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम हॉल प्रोग्राम तक जाएं, तो लिफ्ट ले लेके हम लोग हॉल प्रोग्राम में जाते थे। कितनी हमको इटारसी से होशंगाबाद अगर जाना है तो 3 बार लिफ्ट चेंज करना पड़ता था हमको, तब जाकर हम वहाँ पहुँच पाते थे। और वहाँ पहुँचते थे तो लेट पहुँचते थे, जिसमें हमको कई बार प्रमोद सर की डांट सुनना पड़ता था। पैसे नहीं होते थे तो कई बार भोपाल में प्रोग्राम होता था, लेकिन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भोपाल भी हमको जाना पड़ता था। जी सर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीतती रही। और ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि मैं अपने मन से काम करता रहा, मैं अपने मन से काम करता था, अपने दिमाग से काम करता था, तो ये सारी चीजें हुई। तो मुझे एक दिन योगेंद्र सर ने समझाया कि आप एक काम क्यों नहीं करते हो, जैसा सर लोग बोलते हैं वैसा आप फॉलो क्यों नहीं करते हो। अगर आप करोगे तो शायद आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। आप फॉलो करने की कोशिश करो ना एक बार। भाई वो फॉर्मल पहनने के लिए बोल रहे हैं, आप पहन लो ना फॉर्मल, बना लो ना डायरी। आप डायरी क्यों नहीं बनाते हो? डायरी बना लो ना, क्या दिक्कत है? तो मुझे भी लगा कि यार एक बार करके देख लेना चाहिए, अगर ये भी बोल रहा है तो मुझे करना चाहिए। अच्छा, डायरी बनाई तो फिर अपने हिसाब से बनाई। उसमें उन्होंने बोला कि सबसे पहले अपन को वाई करके उन्होंने लिखा कि ये काम अपन को करना क्यों है। बट हमें लगा कि पहले वाई नहीं आना चाहिए, पहले अपन जो पैसे ले रहे हैं उसमें क्या क्या हमें मिलेगा पहले वो लिखना चाहिए। यस सर। पहले गोल सेटिंग डाल दो। जी सर। है ना, पहले गोल सेटिंग डाल दो, वो अच्छा रहेगा भाई, पहले लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। तो डायरी भी जो बनाई वो अपने हिसाब से बनाई।
जी सर। मतलब जो सिस्टम के हिसाब से डायरी बनना चाहिए था वैसी डायरी बनाई नहीं। जो अपना मन कर रहा है उस हिसाब से डायरी को जो जहाँ सेट करना है वो अपने हिसाब से सेट मैंने कर दिया, और डायरी लेकर गया प्रमोद सर के पास कि यार बताऊंगा उनको तो शायद शाबाशी देंगे कि देखो इसने सही तरीके से सेट करके सब बढ़िया तरीके से इसमें लिखा हुआ है। और प्रमोद सर के पास जिस दिन लेकर गया तो उन्होंने बहुत भयंकर धोया मुझे कि भाई ट्रेनिंग में तुमने जो लिखा है ये किसकी डायरी में से लिखा है। मैंने बताया भाई इस सीनियर की डायरी में से लिखा है। तो सर ने उनकी डायरी भी मंगवाई, उनकी डायरी चेक की तो पता चला कि उसने तो सही लिखा है। तो बोला इसने तो ऐसा लिखा है पर तुमने तो कुछ अलग ही लिखा है, तुमने ऐसा क्यों लिखा भाई। तो मैंने बोला सर पहले ना ये वाई करके जो लिखा हुआ है कि काम हमको ये क्यों करना है, पहले हमको इसको नहीं लिखना चाहिए, पहले हमें गोल सेटिंग डालना चाहिए, लक्ष्य हमारा क्या वो दिखाई देना चाहिए, काफी खोलते ही से लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। बोला भाई तुम्हारा बिजनेस ना क्यों नहीं हो पा रहा, तुमने कभी महसूस किया। मैंने बोला नहीं सर ऐसा तो नहीं समझ में आया। बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि तुम अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो, तुमको जितना बोला जाता है तुम उतना कभी काम करते नहीं हो। तो तुमको अगर तरक्की करना है तो तुम्हें जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा सिस्टम बोलता है बिल्कुल वैसे ही चलना है, क्योंकि इस काम में हम लोग तुम्हारे सीनियर हैं और जो गलतियां तुम कर रहे हो ना ये सारी गलतियां हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए तुम गलतियां और मत करो, जैसा बोल रहे हैं केवल वैसा फॉलो करो। जी सर। और फिर मैंने वैसा ही फॉलो करके काम की शुरुआत की, फॉर्मल पहनना स्टार्ट किया, फॉर्मल जूते पहनना स्टार्ट किए, ड्रेस पहनना स्टार्ट किया, कॉफी पेन का इस्तेमाल मैंने स्टार्ट किया। ट्रेनिंग में मॉर्निंग में भी आया करता था, रात में भी ट्रेनिंग लिया, धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूवमेंट किया। तो इस तरीके से खुद में थोड़ा बहुत सुधार आना स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के कारण सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि ट्रेनिंग को भी सही तरीके से लेने लग गया, ट्रेनिंग समझने लग गया। ये बिजनेस पहले ना जब मैं आया था शुरुआत में तब मुझे यही समझ में आया था कि यार ये सब लोग जो सीनियर भी है ये भी केवल मतलब इस काम को हमने कभी लिया ही नहीं कि ये हमारा फ्यूचर बन जाएगा यार। यस सर। ये तो हम स्कीम समझते थे, इस काम को तो मैंने स्कीम समझा था कि तो आया है थोड़ा बहुत 6 महीना साल भर जब तक फ्री इस काम को करेंगे, ये कोई भविष्य थोड़ी ना होता है कोई। अरे भविष्य तो इंजीनियर बनना होता है, भविष्य तो नौकरी करना होता है, ये काम में कोई भविष्य होता है क्या। किसको देखा आज तक, ना पापा ने किया, ना दादा ने किया, ना मामा ने किया, ना फूफा जी ने किया, ना जिया जी ने किया, कोई काम आज तक ये काम करते नहीं देखा, या किसी को इस काम में फ्यूचर बनाते नहीं देखा। हाँ, ये कोई फ्यूचर थोड़ी ना होगा, ये तो पार्ट टाइम कर रहे हो जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है। तो ये सोच से स्टार्ट किया था हमने डायरेक्ट सेलिंग। कभी ये नहीं सोचा था कि ये हमारी जिंदगी बन जाएगा, कभी नहीं सोचा था कि इसी से हमारा भविष्य बनेगा, इसी से हम बच्चे पालेंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे, सब चीज इसी से होगा, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। केवल कैजुअल तरीके से इस काम की शुरुआत की थी। जी सर। और शुरुआत करते करते काम सीखते सीखते सीनियर लोगों की सोच से लगा कि नहीं यार ये काम कोई टेम्परेरी काम नहीं है, ये काम बहुत बड़ा काम है और इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो जब धीरे धीरे करके काम दिमाग में अच्छे से बैठ गया, इसके प्रति इंपॉर्टेंस आ गई, और एक दिन में नहीं आई, कम से कम 3 महीने लग गए मुझे इस काम की इंपॉर्टेंस पाने के लिए। यस सर। जब समझ में आ गया कि नहीं यार इस काम में मेरा भविष्य बहुत सुनहरा बन सकता है, क्योंकि मैं किसी दूसरे काम के लायक नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं कोई दूसरा काम अगर करने के लिए जाऊंगा तो ना तो अच्छी इंग्लिश है मेरी, ना अच्छा गणित है मेरा, ना कुछ, ना कंप्यूटर कोर्स किया है, ना एजुकेशन में दमदार हूँ, कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन इस काम को मैंने देखा है कि बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत तगड़ी नहीं है, लेकिन इस काम को सीखने के बाद, सीखना क्या है, इनवाइटिंग सीखना था, लिस्ट बिल्डिंग करना था, इनवाइटिंग करना था, प्लान दिखाना सीखना था और लोगों की प्रॉब्लम का समाधान करना था, इतना ही काम था बस इस काम में। तो मैंने सोचा ये काम को लगातार अगर करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगे यार, तो बहुत बड़ा काम तो नहीं है। तो ये सोच लेकर समझ में आया कि ये काम तो बड़े बड़े सीनियर लोगों ने भी सीखकर, जिनकी पढ़ाई लिखाई एक दिन कमजोर थी आज वो भी बड़े बड़े लेवल पर पहुंच गए और काफी अच्छी इनकम करने लग गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सोच लेकर फाइनली स्टार्ट मन में आ गया कि नहीं यार ये काम को फाइनली अपन को अच्छे तरीके से करना है और फोकस होकर करना है। जब आ गया तो प्रमोद सर ने बोला कि एक काम करो, तुम इटारसी में काम मत करो, तुम जाकर इंदौर में जहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वहीं अपनी काम की शुरुआत करो, और मुझे भेज दिया इंदौर में। अब इंदौर में मुझे बिजनेस करना है। जी सर। इंदौर में जिन दोस्तों के साथ में मैं रहता था उन लोगों के पास में मैं गया, उन लोगों को कंपनी का प्लान वगैरह, चूंकि मुझे उस टाइम पे नया नया प्लान मतलब मैं सीखा ही था, ज्यादा अच्छे से आता नहीं था, तो टूटा फूटा प्लान शो जब मैंने उन लोगों के सामने किया, जब इंदौर गया और मेरे दोस्तों के सामने जब मैंने ये प्लान शो किया तो उन लोगों ने मेरी धज्जियां उड़ा दी
क्योंकि वो MBBS वाले थे, BDS वाले थे, जो मेरे साथ में रहा करते थे। तो जब उनके सामने मैंने ये सारा प्लान समझाया ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे किसी ने भयंकर तेरा माइंड में घुसा दिया ये बिजनेस, ये काम ठीक ठाक नहीं है, इस पे ज्यादा समय मत गवा। ऑलरेडी हम भी कुछ कंपनियों में काम कर चुके हैं पहले, ये सब चीजें ठीक नहीं है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। और उन्होंने वापस से मुझे नेगेटिव बहुत करने की कोशिश की, और कुछ हद तक मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो भी गया। यस सर। बट प्रमोद सर से बातचीत हुई, प्रमोद सर ने वापस से मुझे समझाया, मुझे रियलाइज कराया कि मैं कर क्या सकता हूँ और इस काम में भविष्य क्या है। तो मैंने फाइनली उनके समझाने पर मैं समझ गया, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम एक काम करो, वो नेगेटिव माहौल को तुम छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम उस माहौल में रहोगे तो तुम वापस से कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर तुम्हारे अंदर में जाएगी भी, तो ये लोग तुम्हारे नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करके तुम्हारा सब जो एक स्ट्रेंथ तुम्हारी बनती है वो खराब हो जाएगी। मतलब बात कुछ ऐसा हो गया कि हम अगर पानी किसी बाल्टी में डालेंगे, लेकिन अगर बाल्टी में छेद अगर हो जाए तो पानी कितना भी डालते रहोगे तो बाल्टी कभी भरेगा नहीं। जी सर। तो इस टाइप की कुछ बात वहां पर हो गई, और मुझे फाइनली समझ में आया कि मुझे उस माहौल को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उस माहौल को छोड़ दिया, और माहौल को छोड़ने के बाद में एक अलग जगह में शिफ्ट हो गया, और वहां से मेरी असली शुरुआत हुई काम की, इंदौर में। यस सर। जब मैं इंदौर में काम करने के लिए गया था ना भाई लोग, तो आपको बता दूं, आज मैं इस जगह पर आ गया हूँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं उस जगह पर आऊंगा। जब मैंने काम की शुरुआत की थी, बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि पैसे नहीं होते थे ना, रूम रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसा जुटाने के लिए, मतलब खाने के लिए भी पैसा जुटा नहीं पाता था। जानकारी के लिए बता दूं, मैंने गर्मी का ही समय में इंदौर में काम करना स्टार्ट किया था, मई जून में, और एक टाइम खाना खा के मैं काम करता था। मतलब इंदौर में मैंने जो काम किया है उसमें एक टाइम टिफिन मंगवाता था मैं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 2 टाइम की टिफिन का 500 रुपये देना पड़ता था, और एक टाइम टिफिन आ जाता था। यस सर। और रूम रेंट मैनेज करना पड़ता था। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो न टेबल था, न कुर्सी थी, न कोई ऑफिस था, है ना। जी सर। जिस आदमी को प्लान सुनाना होता था ना, उसको रूम में बिठाकर, जो गद्दे पे मैं सोता हूँ उस गद्दे पर बिठाकर मुझे उसको प्लान समझाना पड़ता था। ना मेरे पास कोई चेक आया था, ना मेरे पास लैपटॉप था, ना कोई प्रोस्पेक्टस थे कंपनी के उस जमाने में मेरे पास में, और ना सीनियर लोगों की उस टाइम पर चेक था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। पर लोगों को भरोसा देना था कि, और लोगों से, अच्छा उस टाइम पर जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें 8,000 रुपये लगते थे ज्वाइनिंग के। तो ये बड़ा चैलेंज था कि कुछ नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन बिजनेस करना है, और बहुत मेहनत करके स्ट्रेंजर, अच्छा कोई दोस्त लोग ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ। मैंने जो काम की शुरुआत की वो अजनबी लोगों से स्टार्ट किया। मेरा सारा का सारा बिजनेस स्ट्रेंजर पर हुआ है, कोई अपना ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं किसी अपने को ज्वाइन करा ही नहीं पाया। और अपना ज्वाइन नहीं करा पाया उसके पीछे भी रीजन में ही था, क्योंकि मेरा पुराना बैकग्राउंड अच्छा था ही नहीं, जिसके कारण मेरे ऊपर कोई भरोसा कर पाता। तो अजनबी लोगों से ही काम की शुरुआत हुई थी मेरी। जी सर। तो डेली सुबह, अच्छा मुझे वहां देखने वाला कोई नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मक्कारी करता हूँ, सोता हूँ, क्या करता हूँ, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन मैं अपने करियर के प्रति बहुत सीरियस था, आज भी हूँ, पहले भी था, और शायद हमेशा जिंदगी भर रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं काम करूंगा, क्योंकि कोई मुझे जीवन भर तो खिलाएगा नहीं, मेरे पिताजी भी मुझे जीवन भर नहीं खिलाएंगे, और परिवार के भाई लोग भी जीवन भर साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका सबका अपना अपना परिवार एक दिन हो जाएगा। जी सर। तो मेरा जीवन जो भी रहेगा वो खुद की मेहनत से मुझे जो बनाना है वही बनेगा, कोई जिंदगी भर हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मक्कारी करने से कोई फायदा नहीं है, लापरवाही करने से कोई फायदा नहीं है, आलस करने से कोई फायदा नहीं है। काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो खुद की जिंदगी और परिवार की जिंदगी बेहतर बनेगी। यस सर। ये सोचकर हर दिन मेहनत करने के लिए निकल जाता था सुबह 8 बजे। मैं आपको माँ की कसम खा के बोलता हूँ कि सुबह 8 बजे हर अच्छे हाल में मैं काम करने के लिए निकलता था। दोपहर में 2 बजे के आसपास आता था मैं, इससे पहले घर कभी रूम पर शायद नहीं आया मैं। 2 बजे के आसपास रूम पर आता था, टिफिन आ जाता था, उस टाइम टिफिन खाता था। 1 घंटे में जिन लोगों से मैं मिलता था उन लोगों, अरे यार, भाई कोई भी बीच में ये चीज मत करो। सॉरी सर। जी सर बोलिए। तो सर 1 मिनट। जी हाँ बोलो।
सर बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तो एक बार सब लोगों को आप थोड़ा सा वो कर लो। कौन डिस्कनेक्ट हो गया, नाम बताओ ना। अभी राहुल सर भी हो चुके हैं, गंभीर जी हो चुके हैं। तो तुम्हारी तरफ से हुए ना, मेरे इसमें तो 5 ऐड है और इधर भी सब लोग ऐड है। तुम्हारे जो सर गंभीर सर मेरे पास में है। हाँ, गंभीर सर मेरे पास में वो लाइन पे उधर है। ऐड में सेकू सिंह के इधर ऐड हो गए। तुम ऐड कर लो, राहुल को ऐड कर लो। ठीक है, आ गया सर, मैंने ऐड हो गया सर। चलो ठीक है, हो गए ना सभी। यस सर। जी सर, बोलिए सर। ओके सर। शिवानी भी है क्या? शिवानी है क्या लाइन हेलो? में? नहीं, शिवानी नहीं, अभी किसकी आवाज थी? किसी लड़की की आवाज? ये उसकी आवाज थी, वो कुसुम की आवाज है सर, ये कुसुम रावत। अच्छा, जी सर। शिवानी की आवाज लग रही थी, ऐसा लग रहा था। जी सर। है ना, अगर आप होती तो मैं बताता ना, क्योंकि उसने तो बहुत कुछ जाना है और जी तुमने सर। भी तो बहुत कुछ जाना है। जी सर। जी सर। तुम 2011 में मिल चुके थे हम लोगों को। हाँ बिल्कुल सर। 2011 ना 2010 की लास्ट में। 2010 सर कंप्लीट हो गया था, रिकॉग्निशन था, उस रिकॉग्निशन में मैं ज्वाइन कर गया था। हाँ, 2010 मतलब जी 2010 का लास्ट, हाँ हाँ। है ना। जी सर। जब मेरा ज्यादा नहीं, यही कोई 30-40 लोगों का टीम होगा उस टाइम यस सर। शायद। सर उस समय शायद आप स्मार्ट अचीवर थे। हाँ हाँ मतलब भाई, जी हाँ हाँ, सही सर। सही बोला। जी सर। नया नया था, मतलब मैं भी एक। यस सर। तो आप बोले ऐसा सर ही हुआ। 8 बजे काम शुरू करते थे और 2 बजे आपका आठ टिफिन आता था। 2 बजे टिफिन आता था भाई, हम्म। और 8 बजे मैं काम स्टार्ट करता था, मतलब रूम छोड़ देता था मैं 8 बजे। जी सर। मैं बहुत ईमानदार था, ईमानदार हूँ आज भी अपने खुद के प्रति। मतलब कोई धोखा खुद के साथ कभी नहीं करता मैं, जी सर। जिससे मतलब अपनी जिंदगी खराब हो, ऐसा कोई धोखा नहीं करता मैं। जी तो सर। 8 बजे के आसपास निकलता था, 2 बजे आता था, फिर खाना खाता था, फिर उतने समय में जितने लोगों से मैं मिलता था, है ना, उन लोगों की सबका नाम कॉपी में नोट करता था। 3 बजे के आसपास फिर मार्केट में निकलता था, तो शाम को 8-9 बजे के आसपास रूम पर आ जाता था मैं। जी सर। ऐसा मेरा रूटीन होता था डेली का। और मैंने मेरे जीवन में शायद 1 महीने से ज्यादा कभी स्ट्रेंजर मीटिंग नहीं किया हुआ। ये मेरा हाईएस्ट टाइम है, 1 महीना। 1 महीने के अंदर ही मैंने आदमी को ज्वाइन करा दिया था, जबकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास कोई चेक नहीं था, मेरे पास कोई चीजें नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी एनर्जी से, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर विश्वास हमारे अंदर है तो हम दूसरों के अंदर विश्वास ट्रांसफर कर सकते हैं। यस सर। अगर मुझे इसका भविष्य दिखाई देता है तो मैं दूसरों को इसका भविष्य दिखा सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर वो तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, सर वहाँ पे तो मार्केट ही नेगेटिव है। ये सब बेकार की बातें है ना। ये बेकार की बात है, क्यों? क्योंकि हमको खुद को प्रॉपर भरोसा नहीं है, तो हम दूसरों को क्या भरोसा देंगे? जी सर। है? हमको खुद को प्रॉपर चीजें क्लियर नहीं है, तो हम दूसरों को क्या चीजें क्लियर करेंगे? हम खुद डाउट भर के बैठे हुए हैं मन में, हम दूसरों को सोचते हैं कि दूसरों की डाउट में सॉल्व कर दूंगा। इम्पॉसिबल है यार। सबसे पहले हर चीज खुद की क्लियर होना चाहिए। अभी जस्ट मेरी कल अंकित से बातचीत हो रही थी, भी एक सवाल किया था कि सर आपने जब इंदौर में काम स्टार्ट किया था तो आपने इतना बड़ा बिजनेस किया, कैसे कर लिया? उसको भी मैंने एक बात ही बोला था कि जिंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है, वो मुझे पूछ रहा था कि सर कितना काम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, है ना। जी सर। उस टाइम पर भी मैं एक बात बोला हूँ कि अगर मैं तुमको कोई काम बताऊं तो तुमको कितना काम करना चाहिए, तो ये तो मेरे लिए ही, मतलब भाई मेरा ड्रीम था जितना, उसके हिसाब से मैं तुमको काम बताऊंगा इतना काम करना चाहिए। पर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा ड्रीम मेरे से भी बड़ा हो, यस सर। और मैं तुमको ये काम बताऊंगा तो तुम्हारे लिए तो कम हो जाएगा ये काम। और अगर मेरा ड्रीम बड़ा है, तुम्हारा ड्रीम कम है, और मैं तुमको काम बता दूं, तुम्हारे लिए लोड हो जाएगा वो काम। सही है सर। तो सबसे अच्छा ये है कि यार तुम्हारा ड्रीम जितना है ना, तुम उतना काम करो। मैं कैसे बता दूं कि तुमको कितना काम करना है? रही बात सफलता की, इंदौर में आपने काम करके सफलता प्राप्त कर लिया, आपने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। देखो मैं एक ही बात बताता हूँ, सफलता का सीधा संबंध हमारी सेल्फ डेवलपमेंट से। जी सर। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिए। मैंने ये कहा कि सफलता का सीधा संबंध हमारी, सीधा संबंध जो होता है ना सफलता का, वो जी सर। हमारी सेल्फ डेवलपमेंट से होता है। हमने खुद में कितना परिवर्तन खुद में किया है। यस सर। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ट्रेनिंग में भी बताया है कि इनवाइटिंग तब तक करो जब तक मैं इस चीज में ये पक्का ना हो जाऊं कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिसे चाहूं मैं बुलाना सीख जाऊं, तब तक इनवाइटिंग आपको करना है मार्केट। यस सर। और इसीलिए कई सारे लोग इनवाइटिंग पता है क्यों करते हैं?
क्योंकि एक दो लोग उसकी टीम में ज्वाइन कर जाएंगे और उसके बाद उसका काम वो खत्म हो जाएगा। वो बेवकूफ लोग हैं, ये टेम्परेरी सोच है उनका। जी सर। और मेरा सोच क्या था काम के प्रति, कि मैं इनवाइटिंग तब तक करूंगा जब तक मैं इसको परफेक्ट तरीके से ना सीख जाऊं, क्योंकि मुझे किसी को सिखाना भी तो है। मुझे केवल इसलिए इनवाइटिंग नहीं करना कि 4 लोग मेरे जुड़ जाएंगे और मेरा काम ये खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा ये काम कि मुझे इस काम से छूटना है। नहीं, मैंने हमेशा ये काम को इसलिए किया क्योंकि मुझे उसमें परफेक्ट बनना है। कई सारे लोग प्लान शो क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि वो कुछ दिन करेंगे, उसके बाद टीम में तैयार कर देंगे, फिर वो लोग करेंगे। गलत सोच है ये। कई सारे लोग फॉलो अप इसलिए बचने के लिए करते हैं, कुछ दिन करेंगे, उसके बाद टीम वालों को सिखा देंगे, वो करेंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये घटिया सोच है। और ऐसा आदमी कभी बड़े लेवल पर नहीं जाता जिंदगी। मेरे पास एक महेश्वर राहुल सर का फोन अर्जेंट आ रहा है। जी सर। जी सर। 1 मिनट लाइन पे रहना, मैं तो थोड़ा जी सर। कट गया उनका फोन, 2 बार आए। ठीक है, जी तो सर। सोच देखो, जी सर, सफलता एसटीपी का सीधा फॉलोअप को संबंध। बचने के लिए नहीं करना है इस घटिया सोच के साथ ना सर, ये पॉइंट था। हाँ डेफिनेटली, देखो तरक्की जो होती है ना वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट पर होती है। तो मैंने जब मैं जितना समझदार था उस टाइम उतनी समझदारी से मैंने यही समझा कि यार काम जो है ना, इसको ना मुझे मतलब मेरा कोई भी काम को मुझे टालने के लिए नहीं करना, बल्कि सीखने के लिए करना है। यस सर। और मेरे पास कोई भी चीज नहीं थी ना उस टाइम, मैंने हर चीज को पॉजिटिव लिया। मैं आपको जानकारी लिए बताऊं, जब मैंने काम की शुरुआत की थी, जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपना सारा बिजनेस जीत आपकी बुक को पढ़कर उठाया है। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं क्या करता था, उस किताब को पढ़ता था, अच्छी चीजें सीखता था और टीम को वही जो पढ़ता था ना उसको सिखाता था। यस सर। तो ऐसे करके मैंने अपने सेल्फ नॉलेज को डेवलपमेंट किया, देन टीम को नॉलेज देता था। और उसी से मैं आज ट्रेनिंग देना या बोलना, ये सभी चीजें मैं वहीं से सीखा हूँ। अगर मेरे पास लैपटॉप होता ना, तो मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता, क्योंकि जब ट्रेनिंग देने की बारी आती तो मैं लैपटॉप लगा के बैठ जाता वहां पर। राइट सर। लैपटॉप जब था ही तो मुझे ही बोलना है ना, मुंह बंद करके बैठा तो नहीं रहूंगा टीम के सामने, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। यस सर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हर जो चीज मेरे साथ उस टाइम पर नहीं था वो सब मेरे लिए पॉजिटिव होते चला गया और उसमें मैं परफेक्ट होते चला गया। खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता था, है ना, अच्छे कपड़े नहीं मिल पाते थे, पैसों की प्रॉब्लम होती थी। कई बार रेस्टोरेंट में लोगों को खाना खाते देखते थे तो लगता था कि जिंदगी में पता नहीं हमारी जिंदगी में ये दिन कभी आएगा भी कि नहीं आएगा। केवल बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में ये दिन आता होगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि बीच में शुरुआत किया था जब तो लगता था कि यार कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा, लेकिन जब करने की बारी आई तब समझ में आता था, कई बार ऐसा लगता था कि पता नहीं सफल होंगे भी कि नहीं होंगे। ऐसा एक बार नहीं 7-8 बार जीवन में आया, मन में आया। बट हर बार अपने मन को समझाते थे कि नहीं यार जरूर आएगा, इतने लोगों का अच्छा दिन आया है, अपना भी जरूर आएगा। और ऐसा करते करते धीरे धीरे करके काम करते चले गए। एक इंदौर से हमारा सेक्टर डेवलपमेंट हुआ धार के बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ नरसिंहगढ़, है ना, फिर शाजापुर। ऐसे करते करते हमारा सेक्टर डेवलपमेंट होते चला गया। मैं पहले आया था इंदौर में जब काम करने। अच्छा, हमारा जो बिजनेस था पहले वो बाइनरी, मतलब 2 लेग की प्लान था जिसमें हम पहले काम करते थे। तो 2 लेग का प्लान था, तो मतलब वो हम बाइनरी साइड को उठाने के लिए आए थे, बट बाइनरी हमारा बन गया स्ट्रॉन्ग और जो स्ट्रॉन्ग था वो हो गया बाइनरी। तो फिर एक समय के बाद फिर हमको 2000 तो हरदा तरफ आना पड़ा, सिवनी मालवा हरदा बुरहानपुर इसको उठाने के लिए आना पड़ा, सनावद जाना पड़ा हमको, सनावद वगैरह भी हम गए। फिर इसको उठाया हमने 2012 में, हमने इसको उठाया। तो 2011 और 12 में जब अच्छे से मेहनत करके जब सारा काम उठा लिया तो उस टाइम पर काफी अच्छा पोजीशन हुआ। हम फॉरेन ट्रिप अचीवर बने, है ना। 13 नवंबर सन 2012 में हम फॉरेन घूम कर आए, थाईलैंड टूर लेकर आए। 8 नवंबर 2012 में मैं फॉरेन टूर गया था और 13 नवंबर सन 2012 में मैंने कार खरीद ली थी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी। उस टाइम पर इनकम हो गया था लगभग 50,000 55,000 के आसपास। और जब दोनों साइड का काम उठा लिया तो जीवन में एक और बड़ा संघर्ष आया, क्योंकि हम पहली बार ये काम कर रहे थे, जानते नहीं थे। और हमने सोचा था कि ये काम तो डुप्लीकेशन का है, जितना ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं हो सकता है हमारी टीम भी अच्छे ईमानदारी से काम कर रही होगी। तो थोड़ा सा निष्फिक्र हुए। क्या होता है ना कि जब हम अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं, स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है, तो हम थोड़े से फ्रैंक हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। वही हमारी जिंदगी में हुआ। हम थोड़ा फ्री हुए
हमने सोचा हमारी टीम में भी कई सारे लोग हॉल प्रेजेंटेशन करने लग गए। हमारी टीम में एक कार अचीवर भी आ गया था, कार अचीवमेंट भी कर लिया था उसने, ब्यावरा का एक लड़का था, यस वो सर। कार अचीवमेंट कर लिया था। और हमारे धार अकेले में ही कम से कम 15 के आसपास तो बाइक। लेकिन 2013 में ऐसा समय आया कि अचानक से हमारा पूरा बिजनेस खराब हो गया। एक साथ, चूंकि टीम में एक अच्छी मोरल चीजें सिखा नहीं पाए, जी है सर। ना, केवल बिजनेस उठाए, लेकिन मोरल चीजें जो डेवलपमेंट कराना चाहिए था वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं हुआ। कि ईमानदारी क्यों जरूरी है, अच्छा सोच क्यों जरूरी है ना, अच्छी थॉट प्रोसेस क्यों जरूरी है, लालच क्यों नहीं आना चाहिए, शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाना चाहिए, ये चीजों की कमी कहीं ना कहीं रह गया टीम में, जिसके कारण टीम को ये सब चीजें नहीं समझा पाए। और इसके कारण क्या हुआ,